Hello student. Today we discuss about the physical properties of aryl halide. मैंने आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड के बारे में पढ़ा दिया था। हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी बस एक फॉर्मेलिटी एज ए फॉर्मेलिटी आपको पढ़ना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, पहला मैं लिख देता हूँ, ये जनरली के जो है कलरलेस होते हैं, बट RBr and Ri may be colorful. ठीक है ना। दूसरा बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट and MP melting point increases on increasing molecular mass. मोलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज पैरा आइसोमर has more boiling point than ortho and para. ऑर्थो एंड पैरा के कंपैरिजन में ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो एंड मेटा के कंपैरिजन में बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट if this type of that compound XX, इसका बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होगा बच्चों कंपैरिजन टू X and X के कंपैरिजन। This is the very simple and the next one is that जो भी है चौथा पॉइंट लिख लो, सॉल्युबिलिटी। कौन सा कितना सॉल्युबल होगा बात करते हैं। जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या कहना चाहता हूं उसके बारे में जरा देखो बच्चों। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सस्ता है, आसानी से मिल जाता है बच्चों, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। क्यों ऐसा होता है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, क्या कहना चाहता हूं मैं आपको ये एक बात बता रहा हूं। मान के चलिए ये RX कोई एक कंपाउंड है, ये सॉल्युबल कब होगा बच्चों? ये सॉल्युबल कब होगा? ऐसे लिख देता हूं, ये जो RX है ये सॉल्युबल कब होगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा। आपने कोई सॉल्वेंट में इसको डाला, मान के चलिए सपोज ये बीकर है, इस तरीके से कोई एक बीकर लिया हुआ है और इसमें आप लोगों ने RX डाला हुआ है। ये RX मान के चलो कब सॉल्युबल होगा? जब ये RX बॉन्ड टूट जाएगा इस सॉल्वेंट में। तो अगर ये वाटर का सॉल्वेंट है तो ये वाटर के पास इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, वाटर के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है बच्चों कि ये वाटर जो है इसको आसानी से ब्रेक कर दे। ये वाटर के पास, आपसे क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो, वाटर के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है वाटर के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है कि ये वाटर जो है इसको ब्रेक कर दे। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ
doesn't have amount of energy to break RX बॉन्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा ध्यान रखने की बात है, बेसिक जो चीजें हैं। और मान के चलो सपोज इसी RX को मैं किसी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखता हूँ। क्या है ये? कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक बेंजीन या कुछ भी आप लोग लीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के पास RX जो है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि ये इसको आसानी से ब्रेक डाउन कर सकता है। तो जब ये आसानी से इसको ब्रेक डाउन करेगा तो अब जब ये इसे तोड़ देगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये जो कंपाउंड है ये इसमें सोल्यूबल हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड, है ना, कि आप आसानी से समझ गए होंगे। दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम came in last time examination, so you have to now get prepared to all the type of the concept कि कैसे ये आता है, क्या आपको करना है ना। ये थोड़ा सा बेसिक बात है, मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में जो इम्पोर्टेंट है, और एक और टर्म मैं छोटा सा इसमें बता देता हूँ, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक्चुअली अल्काइल हैलाइड के ही केस में बता देता हूँ। देखिए आपसे बोलेगा कार्बन F, कार्बन Cl, कार्बन Br और कार्बन I बॉन्ड में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चन कैसे आएगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। थोड़ा सा देखिए बेटा इसमें क्या कह रहा हूं मैं, उधर देखिए। कार्बन X का मतलब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्लोरोबेंजीन, सीधे क्लोरोबेंजीन, है ना। ब्रोमोबेंजीन एंड द नेक्स्ट वन इज द आयोडोबेंजीन। देखिए बच्चों क्या कह रहा हूं, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा जो है स्टेबल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए एक में क्या है, कार्बन F बॉन्ड है, दूसरे में आप देख रहे हैं कार्बन Cl बॉन्ड है, कार्बन Br बॉन्ड है, कार्बन I बॉन्ड है। जिसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर होगा, मोर होगा, जिसमें ओवरलैप करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड जनरली ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को। जिसका मैंने आपको बताया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब जिन दो कंपाउंड के बीच में, जिन दो एलिमेंट के बीच में ओवरलैप करने क्या, ओवरलैप एक बेटर वे में ओवरलैपिंग होगी तो वो बॉन्ड स्टेबल होगा, वही कंपाउंड जनरली स्टेबल भी होगा। देखो आप देख रहे हैं ये 2p है, ये भी 2p है, ये 2p है, 3p है ना, ये भी 2p है, और ये कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा, और ये 2p है, और ये मैंने आपको बताया था सेम साइज के ऑर्बिटल और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जो है एक बेटर वे में ओवरलैपिंग करते हैं, है? तो जब सेम साइज और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल एक बेटर वे में ओवरलैप करते हैं तो आप बोलेंगे ये कार्बन F वाला कंपाउंड जनरली मोर स्टेबल होगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ पूछो इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा आप लोगों को। देख लीजिएगा बहुत ही सिंपल टाइप का ये 2p 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 3p है ना। अब मैं इसमें आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाता हूँ, कौन कौन सी रिएक्शन है और क्या क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है,
वो सारी चीजें मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए बेटा आगे। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी, ये कम से कम जो रिएक्शन मैं यहाँ पे बताने जाऊंगा ये कम से कम 7 से 10 बार करीब करीब एग्जाम में आ गया है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग उस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से जो है, क्या उसका कंसेप्ट है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले लिखता हूं एक बेसिक रिएक्शन, एसई रिएक्शन, शायद पता होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। हेलोराइंस जो होते हैं ARX कंपाउंड ऑलवेज ऑर्थोपैराडाइलेटिक। क्यों होते हैं देखिए जरा, सपोज इस तरीके से ये कोई एक हेलोजन कंपाउंड है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट करेगा और यहां के इसके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगा इधर पे नेगेटिव ऐसा कुछ हो जाएगा है ना। दूसरा, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बच्चों आगे खींचोगे तो ये इधर ऐसे बनाएगा और ये इस तरीके से ऐसा बनाएगा। ये मैं रेजोनेंस सिखा रहा हूं कैसे बनता है ना। तो एक्स पे पॉजिटिव ही रहेगा, इधर नेगेटिव आएगा और जनरली फिर से आगे बढ़ेगा, एक्स पे पॉजिटिव आएगा और ये इधर नेगेटिव जा देगा है ना। ये सब आता होगा आप लोगों को, और देन ये इधर और ये फिर से वही पहला वाला स्ट्रक्चर जो है रिपीट कर जाएगा। ऐसा कुछ मैंने बना रखा है। देखिए आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, इस तरीके से जो है ये डोनेट कर रहा है। तो जैसे ये डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पाई डोनेशन हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो पाई डोनेशन है बच्चों, ये जो पाई डोनेशन है ये जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। ठीक है ना, ये रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अगर ये रिएक्शन करेगा, अब कहने का ये मीनिंग है ये रिएक्शन करेगा तो देखो रिएक्शन जब रेजोनेंस और जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है एक्स इस तरीके से ये खींचता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं सिग्मा एक्सेप्टर। खींच रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस जा रही है। तो आप देख रहे हैं पाई डोनेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, दैट्स व्हाई ये अब जो है एक्चुअली इसने कैसा बिहेव करना चाहिए था, सिग्मा एक्सेप्टर का मतलब क्या हो गया, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मतलब मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था ना।
मैटर डायरेक्टिव होना चाहिए था इसको, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो पाई डोनेशन है बच्चों, पाई डोनेशन इज स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग रेजोनेंस से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो इस रेजोनेंस इज द मोर डोमिनेंट ओवर द सिग्मा एक्सेप्टर एंड द डोनेशन जो भी है, इसके कंपैरिजन में ये रेजोनेंस जो है जनरली स्टेबल डोमिनेंट होता है। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड फॉलो बिहेवियर एज द, हम बोलते हैं जो बिहेव्स एज है किसकी तरह कर रहा है, रेजोनेंस की तरह, मतलब बिहेव्स एज है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, और जो डोनेशन है दैट इज कॉल्ड पाई डोनेशन, एंड दिस पाई डोनेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। दैट्स व्हाई रेजोनेंस इज द मोर डोमिनेंट ओवर द सिग्मा, जो भी अदर चीजें जो भी आप लोगों को पता है, इस सब के ऊपर क्या है बच्चा, ज्यादा ही डोमिनेंट है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखाता है। ये इसका रीजन मैंने आपको बताया, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेसिक कंसेप्ट को जानने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया होगा। तो देखिए बेटा कैसे होता है, तो जब भी कोई भी ग्रुप, मैंने आप लोगों को बताया है, कोई भी कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड ठीक है ना बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेविस एसिड, यहां से ये हैलोजन है X मान के चलो, और यहाँ पे आपने कोई बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल रखा हुआ है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल रखा है, और ये रिएक्शन आप कर रहे हैं ZnCl3 की प्रेजेंस में, FeCl3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑर्थो लेविस एसिड है ये, है ना। तो ये या तो कहाँ पे जाएगा, या इसके ऑर्थो पे जाएगा या इसके पैरा पे जाएगा, ठीक है ना बेटा, या तो ये इसके कहाँ जाएगा बेटा, ये x के रिस्पेक्ट में, या तो ये इसके ऑर्थो पे जाएगा, और या इस x के ही रिस्पेक्ट में बच्चा ये जो है कहाँ पे जाएगा, पैरा में जाएगा। दो कंपाउंड बन रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, और मैं इस क्लोरोबेंजीन को CH3 ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे रिएक्शन करवा देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ द FeCl3, तो मीथेन लगा देगा है ना, और ये ऑर्थो वाला हो जाएगा, और ये दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, पैरा वाला बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है। सेम केस आप ब्रोमीन के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को जो है आप रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो है आप इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करवा सकते हैं, और ये सामने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये उसके ऑर्थो और पैरा के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ बन जाएगा। बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम ये है बच्चा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा रिएक्शन मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा रिएक्शन है बच्चों एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। ये जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी की बात कर रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया आप लोगों को, ठीक है। जनरली क्या होता है, इसका केस मैं आपको बता देता हूँ। ये रिएक्शन जनरली 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप आपके पास होता है बच्चों एलिमिनेशन, और दूसरा आपके पास होता है एडिशन, है ना। कभी कभी पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा इस पर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसी में पूरी थ्योरी जो मैं यहाँ लिखवाना चाहूंगा वो मैं उसी में पूरी थ्योरी बोलूंगा। सपोज इस तरीके से कोई ऐसा कोई एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। इस क्लोरोबेंजीन को आप लोगों ने NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। ये NaNH2 एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो हमेशा अब्स्ट्रैक्ट करता है। यहीं पे लिख रहा हूं मैं, NaNH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं मैं। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस अब्स्ट्रैक्ट करता है। इसकी एक स्पेशल पहचान है, प्रोटॉन फ्रॉम H+ फ्रॉम sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन से। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या करता है, प्रोटॉन खींचता है। ये इसकी एक स्पेशल पहचान, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, ये एक प्रोटॉन खींचेगा और एक प्रोटॉन को खींचने के बाद ऐसे यहां से एक प्रोटॉन खींच लेगा और ये प्रोटॉन खींचने और ये डब ऐसे इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। यहां से खींचेगा, क्योंकि अदर जगह से भी खींच सकता है, लेकिन क्लोरीन को एलिमिनेट करना है बेटा इसको, तो क्लोरीन यहीं से एलिमिनेट हो सकता है। दूसरा कोई भी पोजीशन इसका एलिमिनेशन करने के लिए नहीं है बच्चों, ठीक है ना। शायद ये एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि पॉपुलर एग्जांपल है, तो शायद सभी लोगों ने इसको पढ़ाया होगा, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जिसको आप लोग बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट काफी ज्यादा मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ये कभी कभी पूछता है, 2-3 बार तो यही पूछा गया कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, बेंजाइन है ना, और इंटरमीडिएट है और जो कि काफी रिएक्टिव होता है। जो कि काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखो बेटा क्यों है, एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये जो बेंजाइन है ये एक वीक बॉन्ड है, जो इसके पास ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये कोई प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बच्चों। ये कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एक वीक बॉन्ड है जो जल्दी से टूट जाता है। ये बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये कोई sp हाइब्रिडाइज वाला बॉन्ड नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये कोई sp वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी बोला पूछा जाता है एग्जाम में, इसको या तो आप बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और या आप लोग इसको बोल सकते हैं बच्चों ऑप्शन में, या देखो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, तो pp के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो pp हाइब्रिडाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। कभी कभी समय आने पे चाल ढाल इसकी ढल जाती, चेंज हो जाती है ना। चाल ढाल क्या हो जाती है बेटा, तो ये काफी वीक बॉन्ड है और जल्दी से टूटना चाहता है। जल्दी से क्या होता है, टूटना चाहता है। अब ये लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट इस रिएक्शन में दिया गया है। ये जो लिक्विड अमोनिया है ये एज ए सॉल्वेंट इस रिएक्शन में दिया गया है ना।
इस रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट को इस लिक्विड अमोनिया को दिया गया है। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अब आगे क्या होगा, सॉरी आगे ही होगा, यहाँ से लाइन नहीं आ रही, ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या होगा, अगर सपोज ये एक न्यूक्लियोफाइल भी तो देगा NH2 माइनस, अगर इसके साथ कुछ दूसरा दिया रहता न्यूक्लियोफाइल तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता इस पे दोबारा, क्योंकि ये बेंजाइन इंटरमीडिएट काफी ज्यादा रिएक्टिव है, तो यही एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस काम करेगा। इस रिएक्शन में कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा बेस, कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। तो ये जो है ये दोनों की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये NH2 माइनस, ये NH2 माइनस अटैक करेगा इस पे, तो ये NH2 माइनस बेटा अटैक करेगा इस पे। तो देखिए या तो ये यहां से अटैक कर सकता है ना, तो एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, और हो सकता है ऊपर से भी तो अटैक करेगा। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे, दोनों के दोनों बेटा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों के दोनों यहाँ पे सेम है। अगर मान के चलो अभी तो दोनों के दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ रहता, यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ रहता, तो तब आप लोग बोलते बच्चों, तब आप लोग बोलते कि सर यहाँ पे अगर ये ग्रुप कोई ना कोई लगा हुआ रहता तो आपको फिर दोनों के दोनों अलग से बनाने पड़ते, जो इक्विमोलर अमाउंट में बनते हैं, जो बराबर अमाउंट में बनते हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों एक बराबर अमाउंट में बनते हैं, और फिलहाल तो आपके पास बस एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो एक ही ग्रुप होने की वजह से आप बोलेंगे कि सर ये दोनों के दोनों मतलब सेम ही प्रोडक्ट बना है। अगर मान के चलो बेंजीन रिंग पे कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ रहता तो आप फिर बोलते कि सर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना। जैसे इसी का एक छोटा सा एग्जांपल वाला केस, छोटा सा केस मैं ले लेता हूँ, देखिए ऐसा केस है, और यहाँ पे NaNH2 को लिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि प्रोटॉन कहाँ से खींचो। प्रोटॉन यहाँ से भी आप खींच सकते हैं, यहाँ से भी आप खींच सकते हैं। जो प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा उसको आप आसानी से खींच पाओगे, जो प्रोटॉन जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसको आप आसानी से खींचोगे। तो क्या करना है बच्चों, इस ग्रुप का -I इफेक्ट लग रहा है, तो यहां से ये इधर जाएगा और ये इधर और ये है ना, क्योंकि ये -I पास में, तो -I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिटी, है ना। तो यहाँ पास से इसका -I इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ से इसको खींचेगा, तो ये वाला इंटरमीडिएट बन रहा है। अब NH2 माइनस अटैक करेगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना, अरे क्योंकि यहाँ से -I लग रहा है ना, तो ये ऊपर को खींचेगा, तो ये ऐसे अटैक करेगा बेटा। ये मेजर, ये प्रोडक्ट इसका मेजर बन गया, और हो सकता है ये वापस नीचे को अटैक करे, माइनर बन गया, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं कैसे कौन सा रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है। अब ये चैप्टर जनरली जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा,
अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम का नहीं रह गया है। मैंने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ाया है आप लोगों को। एक आध दिन में जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा बेटा इस बात का। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, good afternoon all of you. In last class you have discussed about the addition elimination reaction, how to elimination reaction takes place and how to addition reaction takes place through Benzyne mechanism, है ना। मैंने आपको बताया था बच्चों कि Benzyne mechanism से elimination reaction कैसे होता है and as well as the addition reaction. This is that reaction was very important on the basis of your IIT JEE examination and medical examination था, उसमें आई हुई है, okay. And the second one, the process, let we start the Dawes process, and Dawes process as well as addition elimination reaction, both are the very important reaction of this chapter. Dawes is a name of the scientist, he has given this reaction, that's why दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डॉस प्रोसेस, है ना। इस रिएक्शन को बच्चों इसीलिए डॉस प्रोसेस कहते हैं क्योंकि ये डॉस नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, ठीक है ना। चलिए दूसरा, सेकेंड वन इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ए हाई टेम्परेचर एज वेल एज द हाई प्रेशर। दोनों रिएक्शन, इस रिएक्शन को होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ और प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट इज द मेन रिएजेंट? मेन रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज द मेन रिएजेंट एंड दिस इज द मेन सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट हम कह सकते हैं। और साथ में रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया एट द 60 atm प्रेशर। 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इसको गर्म जब करोगे ये आपको क्या बना के देगा? एनिलीन बनाएगा। एनिलीन इन द अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन, है ना, ऐसे ही हम बोलते हैं। एंड देयर आर द टू टाइप ऑफ द को प्रोडक्ट। और द सेकंड रिएक्शन इज लाइक दिस, this is the special kind of reaction in which the aqueous NaOH act as a base and this reaction takes place through a Benzyne mechanism. This is the special case because exceptional behavior of this NaOH. What is the reason behind this? That actually आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, इससे पहले जो भी रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है वहां पे aqueous NaOH as a न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ reagent या स्पेशल केस फॉर दिस aqueous NaOH. इन दिस रिएक्शन दिस aqueous NaOH act as a base. Actually alcoholic NaOH act as a base, लेकिन यहाँ पे बच्चों aqueous NaOH as a base काम कर रहा है। लेकिन aqueous NaOH कैसे काम करता है? aqueous NaOH मैंने आपको बताया था aqueous NaOH as a न्यूक्लियोफाइल काम करता है ना। तो एक तो ये हो गया एंड रिएक्शन के लिए ये आपका प्रेशर हो गया और ऐसा ही बन रहा है। इसके बारे में इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। इसमें देखो एक तो ये सिंपल टाइप का मैंने आपको बताया, मेडिकल में क्या पूछेगा और जेई में क्या पूछेगा और जेई एडवांस में क्या पूछेगा ये मैं आपको बता दूंगा, है ना। जेई में क्या पूछेगा, जेई एडवांस में क्या पूछेगा और मेंस में क्या पूछेगा, इस रिएक्शन के लिए मैं आप लोगों को तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊंगा। ओके, लेट कंसिडर अनदर टाइप ऑफ द रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन। दिस कॉपर साइनाइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन एटम एंड रिमूव द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंड रिमूव दिस क्लोरीन एटम फ्रॉम द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, है ना। यहाँ से इस क्लोरीन एटम को ये रिमूव कर देता है और यहाँ पे इस तरीके से बेंजोनाइट्राइल या दिस इज कॉल्ड द साइनोबेंजीन। दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। चलो ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा सर ने क्या बताया, लेकिन मैं इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो बच्चों। इस रिएक्शन को मैं एक बार और आप लोगों को इसकी विद मैकेनिज्म बता रहा हूं क्योंकि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है।
तो ये जब स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है तो आपको पता होना चाहिए। तो सर इसको एक बार और बताएंगे कैसे ये रिएक्शन होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक बेसिक डॉस प्रोसेस का मैंने आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, लेकिन अब मैं इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ। ओके, चलो बच्चों देखिए जरा क्या होता है। देखिए सपोज मैंने आपको बताया था एक क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से कोई भी एक आप लोगों ने क्या कर दिया, कोई भी एक ऐसा रिएक्टेंट ले लिया और इसको आपसे कहा कि एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा और टेम्परेचर 623 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर भी 600-700 की हेर फेर ले लीजिएगा। इसमें एक प्रोडक्ट तो अभी आपने देखा था बच्चों, OH बनता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से OH बनता है और साथ में दो इसके को प्रोडक्ट बनते हैं। ये दो एक ऐसा बनता है और दूसरा एक और को प्रोडक्ट बनता है बच्चों, ऐसा बनता है ना। या तो आप इसको एक काम करते हैं, आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है, देखिए एक का नाम मैंने आपको बताया कि ये जो क्लोरो, एक तो फिनॉल वाला कंपाउंड है, ये फिनॉल वाला जो है ये बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना। ये फिनॉल वाला एक कंपाउंड मैंने आपको बताया कि एक सिंपल टाइप की रिएक्शन है। तो ये कैसे ये रिएक्शन है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है ना। इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है डाइफेनिल ईथर और इसका नाम होता है, एक्चुअली इसको आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, पैराफिनाइल फिनॉल भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसके फिनाइल ग्रुप पे लगा हुआ है, ठीक है ना। और या इसको फिनॉल भी इसको बोल सकते हैं, या इसको पैराहाइड्रोक्सी, ठीक है ना, पैराहाइड्रोक्सी डाइफेनिल फिनॉल बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं। डाइफेनिल भी इस तरीके से बोल सकते हैं, पैराहाइड्रोक्सी, तो पैराफिनिल फिनॉल भी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअली ये दोनों के दोनों को प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शन में ये दोनों के दोनों को प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बारे में आपको किसी भी एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, किसी भी बुक में नहीं दिया है, बहुत कम बुक में दिया है, मैं इसको बता रहा हूं। और ये आपका मेन प्रोडक्ट बनता है। ये तो क्वेश्चन आपको पूछेगा जेईई एडवांस में कि कौन कौन से मोर देन वन ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे, डॉस प्रोसेस के बारे में बताएगा। तो ध्यान रखना है ये को प्रोडक्ट बनते हैं और ये जनरली आपको किसी भी बुक में नहीं दिए रहेंगे, ओनली ये वाला प्रोडक्ट आपको दिया रहता है। तो पहला प्रोडक्ट मैं बनाता हूं बच्चों, कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, दिस एक्वस NaOH एक्ट एज ए बेस। ये जो एक्वस NaOH है बच्चों, ये एक बेस की तरह काम करता है। बेस इज द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर ग्रुप। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे ये हो रहा है, जरा देखिए। सपोज इस तरीके से मैंने आपको ये कुछ भी मान के चलिए, इधर लगा दीजिएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन कहीं भी लगा लीजिएगा। बेंजीन रिंग के अंदर जो है कंजुगेशन है ड्यू टू द एरोमेटिसिटी, है ना, पूरे रिंग के अंदर जो है इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द बेंजीन इज द मोर स्टेबल एज वेल एज द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, व्हाट इज हैपन दैट दिस इज द NaOH को जो है एक ऐसे रिएक्शन करा दीजिएगा, OH माइनस यहां से जो है एक बेस काम करेगा, है ना। बेस मैंने लिख दिया है,
ये बेस क्या करता है, जैसे कल मैंने एक एलिमिनेशन रिएक्शन बताई थी, ये यहां से इसको लेता है, स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है, तो ध्यान रखना है, और ये ऐसे निकल जाएगा और ये इधर ऐसे चला जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल। ये भी वही एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ही एक तरीके से होती है, लेकिन बोला जाता है बच्चों, ये जो है, ये जो रिएक्शन है, इसको बोला जाता है एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है ना। बोला ये जाता है कि ये एरोमेटिक एग्जाम्पल ऑफ द ARSN रिएक्शन है ना, ARSN रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ARSN टाइप, ARSN टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये इस पे अटैक करता है, तो जरा देखिए यहां पे एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा, और इसका नाम है बेंजाइन। बेंजाइन हमने कल की रिएक्शन में ही पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। तो कहने का ये मीनिंग है, मेडिकल में ये पूछेगा कि डॉज प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या बनता है, नीट में ये क्वेश्चन पूछेगा, दिस इज द बेंजाइन इंटरमीडिएट। नीट में ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें क्या इंटरमीडिएट बनता है, तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है बच्चों बेंजाइन। दिखने को कुछ और हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है ना। लेकिन ये अब आप बोलेंगे क्या ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है क्या, नहीं, ये एग्जाम्पल है ARSN रिएक्शन का, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां भी दिक्कत करेगा, ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन जरा देखो बच्चों, अब आगे क्या होता है, अब आगे फिर से इस रिएक्शन में यहीं से बच्चों आगे अगर आप रिएक्शन कराओगे, यही OH माइनस एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरफ काम कर देगा, है ना, ऐसे रिएक्शन करेगा, तो आप देख रहे हैं क्या बन जाएगा, यहां पे फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल बना तो था, आई बात समझ में क्या, चलो एक तो ये बन गया। अब मैंने आपको कल बताया था, कल के एग्जाम में, ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है बच्चों, दिस इज द मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये क्या है बोला मैंने, काफी ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ना। और जब देखो अब क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट, पहले नंबर का प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरा क्या होता है कि रिएक्शन के जो सॉल्वेंट होता है बच्चों, सॉल्वेंट में क्या होंगे, बहुत सारे बेंजीन होंगे ना, अरे सॉल्वेंट में बहुत सारे बेंजीन होंगे, सॉल्यूशन में तो बेंजाइन बहुत सारे होंगे, एक थोड़े ना होगा यार, बहुत सारे होंगे, ये तो पता है। ऑब्वियसली जब लेबोरेटरी में प्रोसीजर होती है तो बहुत सारा मटेरियल डाला रहता है, कोई भी रिएक्शन अगर प्रोडक्ट आपको बनाना है तो, है ना। तो देखो क्या होता है, ये यहां से क्या करेगा, ये यहां से इस पे ऐसे अटैक करता है, ये इधर जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों ये इधर चला जाएगा, यहां से ये अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद एक आप लोगों को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उस हाइड्रोजन को जो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या कर देता है, खींच देता है, और एक प्रोसीजर आपका ये बन गया। तो देखो हो गया, तो ये और ये दोनों एक ही तो है यार, ये दोनों एक ही तो है, ये दूसरे नंबर का को प्रोडक्ट बन गया, बना नहीं बना देख लो बेटा, है ना, दूसरे नंबर का को प्रोडक्ट आपके सामने बन गया। जरा देखो तीसरा, आगे क्या होता है, अब आगे क्या होगा कि यहां से मैं आपको इसी रिएजेंट को, सॉरी इस पहले नंबर के प्रोडक्ट को मैं यहां पे एक बार और फिर से बनाता हूं। ये दोनों बात तो एक ही है ना, देख रहे हैं ना सब लोग, दोनों की दोनों बेटा बहुत बात तो एक ही है, OH कहीं भी लगा लो, है ना। अब क्या होता है जरा देखिए, ये यहां से अब आपके पास एक बेंजाइन इंटरमीडिएट और होगा, है ना,
अब आप लोग क्या करोगे, ऐसा आपके पास है। अब आपने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा दूर बन गया ये, इसको पास बनाने की कोशिश करता हूं। अब आगे क्या होगा, यहां से ये लोन पेयर इधर देगा, एज ए रेजोनेटिंग वे में ये यहां से इस पे अटैक करेगा और ये इधर जाएगा नहीं जाएगा। देख रहे हैं ना सब लोग, बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन ये बन गई है। तो देखो बेटा क्या बनेगा, देखो वही प्रोसेस हो जाएगी, एरोमेटिसिटी आएगी ना, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एरोमेटिसिटी आएगी, बड़ा लफड़ा होगा, कीटोन बनेगा, पहले वो कीटोन बनेगा, फिर रिंग नॉन एरोमेटिक होगी, नॉन एरोमेटिक के बाद स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो एरोमेटिक बनेगी। वो याद है ना बेटा, वो पुरानी कहानी हम लोग याद करते थे ना, वो कहानी पूरी, वही जो थ्योरी है वो पूरी कहानी यहीं पे लग गई है। तो मैं डायरेक्टली इसको बना देता हूं। बस बन तो गया थर्ड प्रोडक्ट भी। ये पीएच रिंग लग गई ना, पीएच का मतलब ये वाली रिंग, पीएच रिंग का मतलब ये है ना, तो बन तो गया ये फाइनल प्रोडक्ट। देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है। और मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है यहां पे ये दो को प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपको मैंने बताया मेंस में आपको पूछेगा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, मेडिकल में भी पूछ सकता है, और एडवांस में ये मोर देन वन ऑप्शन वाले जो आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इस टाइप की एक प्रॉब्लम आपको पूछ देगा। कैसे इंटरमीडिएट क्या है, क्या हो रहा है, और एग्जाम्पल क्या है, भले एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान रखने की ये बात है बच्चों, इंटरमीडिएट इसके थ्रू हो रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, जिसको आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, ठीक है बेटा, चलो इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसमें एक और मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है बच्चों आयोडोफॉर्म रिएक्शन, है ना। आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी हो जाएगा, उसके बाद हमारा रिएक्शन वाला टोटल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन वाला जो टोटल पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद फिर आपके पास जो है कुछ थोड़ा सा थ्योरी एग्जाम्पल बचेगा, किसका क्या यूज है, कौन कहाँ यूज होता है, वो आपका बचेगा, और उसको आप लोग जल्दी से करने के बाद ये चैप्टर फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मैंने आपको काफ़ी एक अच्छे तरीके से ये बता दिया है, और जिसको आप लोग समझ भी गए होंगे। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैसी रिएक्शन होती है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकेंड टाइप की रिएक्शन आप लोगों के पास है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, एक्चुअली आपकी बुक में मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं
किस टाइप का प्रॉब्लम इसमें आया हुआ है और कैसा आएगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना बेटा, जरा देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें, कौन से कीटोन कौन से अल्कोहल इस रिएक्शन को देते हैं, वो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है। आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा कीटोन जो है उस रिएक्शन को देगा, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, पहले तो वो सब आपको जानना है। ठीक है ना। तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज रिएक्शन ऑफ कीटोन carbonyl containing at least 3 alpha hydrogen atom on react with plus I2 gives येलो प्रेसिपिटेट, है ना। येलो पीले कलर का होता है, और वो पीले कलर का जो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट दिस इज द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंटेनिंग एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। कोई भी कार्बोनिल जो है एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम को कंटेन करने वाला होना चाहिए, वही जो आपका जो है इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। और द कलर ऑफ द आयोडोफॉर्म इज द येलो। ठीक है ना। तो मैं आपको बता कौन से कीटोन, ठीक है ना, कीटोन की अगर बात करते हैं CH3CO ऐसे एल्डिहाइड, या सॉरी ये एल्डिहाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, और या इस टाइप के कीटोन ही बच्चों इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है ना। ये एक पहली तो कंडीशन है। आप देख रहे हैं ये कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहले नंबर का कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन दैट दिस कार्बन एटम इज नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज देयर इज 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। आप बोलेंगे ये वाला कंपाउंड, दिस इज द मस्ट मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी ए आयोडोफॉर्म। आर यू गेटिंग? मैंने कहा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए रिएक्शन टू बी ए आयोडोफॉर्म विच, जिसके पास होना चाहिए मस्ट बी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। एंड द सेकेंड वन इज द इन द केस ऑफ द कीटोन, कीटोन के केस में आप देख रहे हैं बच्चों दिस इज द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, and respect to this carbonyl functional group this is the alpha carbon and there is the second alpha carbon। आप देख रहे हैं दोनों में 3-3 होने चाहिए, एक में होगा चलेगा, कोई एक में होना चाहिए। एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी ए आयोडोफॉर्म। अगर कोई रिएक्शन आयोडोफॉर्म हो रही है, और आयोडोफॉर्म होने के लिए ये कंडीशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The second case of the ठीक है ना। तो सेकंड केस इसका क्या है बच्चों, सेकंड इन द केस ऑफ द अल्कोहल, alcohol is must be like this CH of OH in this case. This is the functional group respect to this carbon atom, this is the alpha carbon, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम लगा है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम। एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन का केस अगर मैं कहूं अल्कोहल के केस में नहीं होगा,
लेकिन कीटोन के केस में जरूर कहीं ना कहीं अल्फा कार्बन का केस है। और अल्फा हाइड्रोजन का केस जो है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का केस इस कीटोन के केस में होगा। लेकिन अल्कोहल ऐसा होना चाहिए, जरा देखो बच्चों ध्यान से, इस तरीके से एक 2 डिग्री टाइप का अल्कोहल, एक 2 डिग्री टाइप का अल्कोहल होना चाहिए। उस 2 डिग्री पे, दिस इज द मस्ट कंडीशन, दैट इस 2 डिग्री वाले कार्बन पे CH3 का अटैच होना बहुत जरूरी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये पहचानने में बड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को। इस 2 डिग्री को होने के लिए इस 2 डिग्री वाले कार्बन एटम पे, दिस इज 2 डिग्री कार्बन एटम है, इस 2 डिग्री पे CH3, एक CH3 ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, वहां पे आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले मैं रिएक्शन तो लिख लूं, है ना। क्या है आइडोफॉर्म? तो देखो बच्चों क्या होता है। आइडोफॉर्म का मतलब हो गया कि मान के चलिए इस तरीके CO CH3 ग्रुप है, प्लस इसको आप लोग NaOH प्लस X2 इज द हेलोजन, NaOH इज एक्ट एज ए बेस एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। दोनों की तरह ये यहाँ पे काम करेगा। तो ये क्या बनाता है बच्चों, यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा RCOO माइनस प्लस CHX3। दिस इज द आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म तो नहीं बोलेंगे इसको हेलोफॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना, हेलोफॉर्म बोलेंगे। और आइडोफॉर्म का मतलब होता है आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दिया, है ना। आइडोफॉर्म मींस प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। दिस हेलोजन एटम मस्ट बी द आयोडीन। क्लोरीन बनेगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, है ना। एक्चुअली ये रिएक्शन आप हेलोफॉर्म भी बोल सकते हैं, या इसको यहां पे लिख लीजिएगा, और हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये ऐसा कंडीशन इसके लिए बन जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो देखो एक तो ऐसा रिएक्शन हो गया, या आपको पता होना चाहिए ये NaOH प्लस X2 व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये बनाता है NaOIOX प्लस NaX, ऐसा बनाता है। जब इसको हीट करोगे, हो सकता है इस रिएक्शन के कर्व में ये वाला रिएजेंट भी दे सकता है कि इट मींस COOCH3 NaOX को जब रिएक्शन करवाएगा, और आपसे हो सकता है बच्चों ऐसा भी तो बोल सकता है। देख लो, समझ में आ गया बेटा। काफी सिंपल टाइप की रिएक्शन है, जो आप जो है आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक रिएक्शन ऐसा हो गया है और जो आपने ऐसा बनाया, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा रिएक्टेंट, कौन कौन से कीटोन जो है, मैं इसकी मैकेनिज्म बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आपको बस इसका मैंने प्रोडक्ट बताया, आपको ऐसा ऐसा होता है। पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म देंगे, ठीक है ना। तो ये भी जो मैं आपको ये पार्ट पढ़ा रहा हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, ऐसे लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं, देखिए। फॉर ए रिएक्शन to be for a reaction to be haloform or iodoform, there are must be condition
क्या क्या है मस्ट बी कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर कीटोन आपके पास है, कीटोन इस तरीके से होना चाहिए, है ना, या आपके पास, और ये एल्डिहाइड है, या आपके पास कीटोन ऐसा होना चाहिए, एक वाला एक कीटोन भी चल जाएगा, या आपके पास बच्चों एल्कोहल ऐसा होना चाहिए, CH3CHOH लाइक दिस। ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल आपसे कहेंगे कौन कौन से पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जो देगा मैं सही कर दूंगा, जो नहीं देगा उसको क्रॉस कर दूंगा। तो पहला मैं लिख देता हूं, क्या ये एल्कोहल जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? नहीं, क्योंकि एटलीस्ट इसके इस कंडीशन में CH3 ग्रुप होना चाहिए और जिसपे अल्फा हाइड्रोजन एटम ऐसे लगे होने चाहिए, है ना। एटलीस्ट जो है इसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होना चाहिए जिसपे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, ठीक है ना बेटा। चलो, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा डज नॉट गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इन द केस ऑफ द सेकेंड लाइक दिस, ठीक है ना, मैं यहां पे PH, क्या ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं। अरे एटलीस्ट CH2 है, यहां पे तो CH2 है, CH होना चाहिए था, वो भी नहीं है, और CH3 तो है ही नहीं इसके रिस्पेक्ट में, तो दिस रिएक्टेंट गिव द नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। एंड द सेकेंड वन इज लाइक दिस, क्या ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? बिल्कुल देगा। थर्ड है ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल, है ना। ये पहचानना आप लोगों को आना चाहिए बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जरा देखिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पे, देखिए 4th नंबर, does not give the positive iodoform test, okay. And the next one, 5th number, क्या ये कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या पॉजिटिव? बिल्कुल देगा। इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं दिस इज द CH3 ग्रुप, अल्फा 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे और आप कहेंगे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। It will gives the positive iodoform test. And the second one is like this, क्या ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा ये, क्योंकि यहां पे देखिए रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन एटम, दिस इज CH2 ग्रुप, फॉर ए रिएक्शन टू बी आइडोफॉर्म देयर इज द मस्ट बी कंडीशन, एटलीस्ट it must have at least 3 alpha hydrogen atom, okay. So there is only 2 alpha hydrogen atom respect to this carbonyl group, okay. That's why this compound gives the negative iodoform test, not positive, okay. Are you getting? क्या कहा बेटा मैंने? There is no alpha hydrogen atom respect to this carbonyl group, that's why this group gives the negative iodoform test, not positive iodoform test either, है ना। ना कि ये बल्कि ये जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, ओके। तो बहुत सिंपल सी बात यहां पे मैंने आपको बताया, दिस सेकंड कंपाउंड इज लाइक दिस, क्या ये देगा क्या? बिल्कुल देगा। अरे इधर तो है ना CH3, इट विल गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। या डज इट गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट? नो। एल्कोहल के रिस्पेक्ट में भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहां पे भी आप देख रहे हैं, यहां पे भी कोई भी जो है ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है, डज नॉट गिव द पॉजिटिव, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। बहुत सारे कंपाउंड मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए एक ऐसा बना देता हूं, देखिए क्या ये कंपाउंड देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा ये, ठीक है ना।
नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। देखिए जरा इसके केस में, क्या ये कंपाउंड